हाय दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करूंगा, पर सर ने जैसे आप लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे जोग्राफिकल थिंकर्स पढ़ानी पड़ी। ठीक है। और इवन दो जोग्राफिकल थिंकर्स जो मैं पढ़ाऊंगा, यानी भौगोलिक चिंतन पढ़ाऊंगा, तो भौगोलिक चिंतन में सबसे पहले ही मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी होती क्या है। पहली चीज़, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से कि भूगोल है क्या, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। और दूसरी चीज हम पहले उसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले यह जानेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, भूगोल का विकास कैसे हुआ। जब आप ये जान लेंगे कि भूगोल का विकास कैसे हुआ, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में फिर बोला था कि अगर आपकी बेसिक नींव पता होगी तभी आप उस पर घर बना सकते हैं। वैसे ही आपका जब बेसिक चीज क्लियर होगी तो आप फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम इसमें बताएंगे आपको भौगोलिक चिंतन के बारे में, तो आपके फैक्ट के साथ साथ जो पीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे, जिससे आपके पीजीटी में जो क्वेश्चंस आए हैं, जीआईसी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी होंगे, उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल थिंकर्स जो हैं चल रहे हैं वो भी होते चले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी में दो चीज जानेंगे। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, यानी ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो भूगोल का अर्थ क्या है, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो भू मीन्स पृथ्वी और गोल मीन्स गोलाकृति। आप देखिए हिंदी में देखेंगे तो भू गोल। ठीक है। तो इसमें भू मीन्स क्या हो गया, पृथ्वी, और ये एक आकृति होगी हमारी गोल। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, तभी तो हिंदी भाषा की प्रॉब्लम है। भूगोल मतलब पृथ्वी प्लस आकृति नहीं है। भूगोल का अगर हम आंग्ल भाषा शब्द का अर्थ निकालेंगे तो भूगोल यानी इंग्लिश में देखते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ठीक है। यह आंग्ल भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, जी और प्लस ग्राफो। ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, यानी भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है कि पृथ्वी, जी मीन्स पृथ्वी और इस मीन्स वर्णन करना। वर्णन यानी वर्णन का मतलब है एक्सप्लेन करना। ठीक है। जी मीन्स पृथ्वी। अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ये आता है कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो किस भाषा से शब्द सम्मिलित है, तो वो आंग्ल भाषा से सम्मिलित है। पहली चीज, आंग्ल भाषा का पर्याय है। पर्याय मतलब समझते हो ना, पर्यायवाची। आंग्ल भाषा का पर्यायवाची शब्द है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी का वर्णन किस प्रकार, किस आधार पर करेंगे, आधार हमारे पास क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि फाउंडेशन तैयार होना है, तो फाउंडेशन क्या होगा कि वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। और वर्णन हम किस आधार पर करेंगे, तो वो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, अजैविक मंडल, इन सभी चीजों की हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पूरी पृथ्वी का वर्णन कर देंगे। यही तो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब क्योंकि पृथ्वी का वर्णन करना है तो हमें यह फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ, भौतिक भूगोल के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि क्या ह्यूमन पर इंपैक्ट पड़ा, ह्यूमन पर, मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका, और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तभी तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी का विकास किया। तब हम देखेंगे कि जर्मन और फ्रेंच भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पर इंपैक्ट डाला। उन्होंने बताया कि एनवायरमेंट जो थ्योरी है वो क्या प्रभाव पड़ती है भूगोल पर। एनवायरमेंट के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि डिटरमिनिस्ट थ्योरी है, डिटरमिनिस्ट थ्योरी का रोल क्या है और उसका आज के समय में प्रासंगिकता क्या है। आपने सब जानते हैं कि डिटरमिनिस्ट थ्योरी क्या है। मान लिया, चलिए हमने कि पर्यावरण के, ईश्वर की प्रकृति को हमने जाना तो डिटरमिनिज्म में जाना। ठीक है। लेकिन इसका उपयोग कहां है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर हमने नेचर की प्रधानता मानी है। और नेचर की प्रधानता है कहां पर, सबसे बड़ी चीज है, तो वो हम देखते हैं आज के रेलिवेंस कहां है,
पॉल्यूशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। यानी अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो आज भी हमें एनवायरमेंट जो डिटरमिनेंट्स थ्योरी है वो ये कहती है कि फॉरेस्ट लगाए जाएं, जिससे एनवायरमेंट की सत्ता रहे, जिससे नेचर की सत्ता रहे, और जब प्रकृति की सत्ता रहेगी तो ही आगे विकास होगा। मैं जनरली अभी आपको भूगोल का थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं, उसके बाद हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रमबद्ध भूगोल का विकास किसने किया था। ध्यान रखना, जब भी हम भूगोल का शाब्दिक अर्थ स्टार्ट करते हैं ना, या भूगोल की कोई भी परिभाषा यूज करते हैं, क्योंकि आपके सबसे पहली हेडिंग, सबसे पहला पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें यही दे रखा है कि भूगोल की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा उपयोग लाई गई है, वो कौन कौन सी है, जैसे हैटनर हुए, रिटर हुए, हम्बोल्ट हुए, ये सब, और इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं ये आपको जानना है। प्लस उसके साथ साथ हमें यह भी जानना है कि भूगोल का विकास कैसे हुआ। ठीक है, जब ये जानेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। मेन चीज ये, तो सबसे पहली चीज है कि हम पहले ये जान लेते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। ज्योग्राफी का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना। अभी मैं ये नहीं जा रहा हूं कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो किसने दिया था, एराटोस्थनीज ने दिया था, टोस्थनीज ने दिया था। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है एराटोस्थनीज ने दिया था, और उसमें ज्योग्राफी का जो बुक थी उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया था। ये सब आपको मिल जाएगा, अभी परेशान मत हो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहां पर हमने कहा कि हिंदी का शाब्दिक अर्थ है भू और इसका मतलब है गोल। तो क्या क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पृथ्वी की आकृति जो है, पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार है, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, और इवन दो पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया कि जो पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की आकृति है क्या है। सबसे पहली चीज है कि जब पृथ्वी की आकृति क्या है तो आपके आंसर में सबसे पहला यह आना चाहिए, यह जियोइड है। जियोइड है, जियोइड है। ठीक है, जियोइड कैसी आकृति होती है, तो जियोइड जो है इस प्रकार से हल्की सी उथली, फिर वैसी उथली उथली उथली, और ये इस प्रकार से होती है जियोइड आकृति। और जब हम इसको प्रॉपर तरीके से हल्का इमेजिनेशन, एक काल्पनिक वृत्त मान लेते हैं, इसको काल्पनिक वृत्त मान लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वृत्ताकार है, या पृथ्वी जो है वृत्ताकार है। और ग्रीक और रोमन में आपको यही सिमिलरिटी मिलेगी। ये लोग बात किसकी करेंगे, ये बात ही करेंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी का एस्ट्रोनॉमिकल यूज, मतलब खगोल का यूज जो है पृथ्वी के अक्षांश पर, पृथ्वी के देशांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानने को मिलेगा यहां पर। तो सबसे पहली चीज, पहला ही पीजीटी का क्वेश्चन ये है क्या, कि पृथ्वी की आकृति क्या है, जियोइड। ध्यान रखना, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति क्या है, जियोइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, भूगोल की बात कर रहे थे कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी का वर्णन हम किस आधार पर करेंगे, भौतिक आधार पर करेंगे, अधिवास के आधार पर करेंगे, जैविक के आधार पर करेंगे, अजैविक के आधार पर करेंगे। यानी पृथ्वी को हम वर्णन किस प्रकार से और कर सकते हैं। जब हम भौतिक आधार पर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहां कहां पर क्या क्या विद्यमान है, यही तो भौतिक वर्णन है। जब भौतिक का मतलब है कि दृश्य, देखी हुई चीजें, और जब आप देखी हुई चीजें करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा पृथ्वी, कि पृथ्वी में कहां पर्वत है, कहां पठार है, कहां ह्यूमन सेटलमेंट है, कहां कल्चर कैसा है, कहां की इकोनॉमिक कैसी है, कहां की पॉलिटिकल कैसा है, ये सारी चीज जानेंगे ना। तो यही चीज ध्यान रखना, ये पृथ्वी की आकृति जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी शब्द का अर्थ भी इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम बात करेंगे क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो आप सोचिए ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो वो कहां से उत्पन्न हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम उसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पीपीटी के माध्यम से कि भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल क्या है? भूगोल शब्द आंग्ल भाषा के ज्योग्राफी का पर्याय है। पर्याय का मतलब समानांतर, पर्यायवाची जो शब्द होता है वो आंग्ल भाषा के। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भूगोल जो है किस भाषा के पर्यायवाची है, ज्योग्राफी शब्द जो है किस भाषा के पर्यायवाची है, तो वो आंग्ल भाषा के। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों के समायोजन से हुई है। समायोजन से मतलब है कि दो शब्दों की उत्पत्ति मिलकर हुई है। वो कौन सा है? यहां पर ये नहीं है, जी प्लस ग्राफो। जी मीन्स पृथ्वी और ग्राफो मीन्स वर्णन करना। हम वर्णन किसका कर रहे हैं? हम पृथ्वी का कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन मेरा थोड़ा एस्पेक्ट दूसरा है। हम वर्णन कर रहे हैं भौतिक और अधिवास और इन सभी चीजों का वर्णन कर रहे हैं, पर आपको क्या लगता है पृथ्वी का वर्णन हमें किस आधार पर और क्यों करना चाहिए? हम भौतिक आधार पर के साथ साथ हमारे मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, हमें यह भी भूगोल सिखाता है। जब मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा तो हमें यह भी तो पता चलेगा ना कि उसकी संरचना कैसी है, वहां पर कैसी बस्ती हो सकती है, किस प्रकार की बस्ती मिलेगी, वहां अर्बनाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नगरीकरण होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सारे प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे वहां पर। तो यही पीजीटी 2021 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट हैं, मतलब मानव भूगोल के, मानव भूगोल के कौन से पार्ट हैं, मानव भूगोल के कौन से पार्ट हैं, निम्न प्रकार से वर्णन कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा ना, कल्चर हुआ, अधिवास हुआ, खोजें हुई। किसी चीज की खोजें हो रही है तो खोजें किस प्रकार से हो रही है, हमें यह भी तो पता चलता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मानव भूगोल के पार्ट हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, हम पृथ्वी भूगोल शब्द के साथ साथ अब हमें एक चीज और समझ में आती है कि आखिर हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, हमें भूगोल का और किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए जिससे हमारी समझ और ज्यादा विकसित हो। ठीक है, तो हैटनर ने कहा, हैटनर एक ज्योग्राफर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भूगोल को मेरी नजरिए से अगर देखा जाए तो मैं 3 डायमेंशन 3D से 3D तरीके से देखता हूं, त्रिविमीय विन्यास से देखता हूं, और वो क्षेत्रीय आधार पर होगा। मतलब 3D डायमेंशन तो होगा लेकिन वो कैसा होगा, क्षेत्रीय आधार पर होगा। अब 3D डायमेंशन का मतलब क्या है, मान लीजिए ये 3D डायमेंशन है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम सबसे पहले उसके स्थान की बात करेंगे कि स्थान कहां पर कैसा है, कहां पर और कैसा है। जब यह पता चलेगा ना कि स्थान कहां पर कैसा है तभी तो हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम यहां बात करेंगे तत्वों की, कि हमारे पास खगोलिक तत्व क्या है, हमारे पास पृथ्वी के अंदर तत्व क्या है, हमारे पास पृथ्वी के बाहर तत्व क्या है, हम उन तत्वों की भी बात करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि काल, किस समय में। इन्होंने कहा कि हैटनर साहब ने कहा कि भूगोल एक त्रिविमीय 3 डायमेंशन विन्यास है जिसमें स्थान, काल और तत्व का सम्मिश्रण होता है या समावेश होता है। अर्थात यहां पर स्थान, तत्व और काल की बात की गई। अब स्थान से आपके दिमाग में एक और आइडियोलॉजी आनी चाहिए, एक और विचारधारा आनी चाहिए, वो क्या है, एरियल डिफरेंस। मैंने कहा था आपसे कि जब भी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा तो को रिलेट करके पढ़ाऊंगा।
जिससे आपका आगे पीछे जैसा भी क्वेश्चन होगा वो आना चाहिए। स्थानिक विश्लेषण, स्थान की बात आ रही है तो हम विश्लेषण किसका करेंगे? स्थान का। अब स्थानिक का अगर किसी भी स्थान का विश्लेषण कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे? मान लीजिए आपका एक गांव ए है और दूसरा गांव बी है, तो उस गांव में क्या परिस्थितियां हैं, क्या भूमि है, क्या खनिज संसाधन है, कैसा कल्चर है, कैसी बस्ती है। दूसरे गांव में सेम वही चीजें, क्या कल्चर है, क्या बस्ती है, क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं। इन दोनों का हमने क्या किया? हमने इन दोनों का समायोजन किया और अर्थ निकाला कि क्या इन दोनों में विशेषताएं हैं और क्या डिफरेंशिएट हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। जब हम ये जानेंगे कि ए विलेज और बी विलेज में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, इसी चीज को, इस स्टडी को हमने कहा स्थानिक विश्लेषण, जिसे हम आपने देखा होगा उसमें सिलेबस में आपके है लोकेशन एनालाइज। लोकेशन एनालाइज या फिर इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन, TION। ठीक है, मुझे पता है। अब एरियल डिफरेंशिएशन की हिंदी क्या होती है? क्षेत्रीय विभेदीकरण। यानी इन्होंने क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। क्या? कि भूगोल एक त्रिविमीय विन्यास है जिसमें स्थान, काल और तत्व का सम्मिश्रण होता है। अब स्थान की अगर उन्होंने बात की है तो क्षेत्र की भी विशेषता की बात की होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, हैटनर के ऊपर। पीजीटी 2021 में, 2016 में, 2009 में क्वेश्चन ये आ चुका है लगातार कि हैटनर के अनुसार क्षेत्रीय विज्ञान क्या होता है, या आने वाले क्वेश्चन अभी आप देखोगे। तो यहां पर हम तीन चीजों की बात करेंगे कि स्थानिक क्या चीज है, उसके बाद फिर हम तत्वों की बात करेंगे, हम उन तत्वों की बात करेंगे, उसके बाद हम काल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थान की बात करेंगे। स्थान जो है वो किस बात पर विशेषता देता है और वो बात करता है कहां की, कि कहां पर क्या, कैसे संसाधन है, कैसी इंडस्ट्री है, कैसे ह्यूमन सेटलमेंट है और क्या है। ठीक है, ये करता है स्थान। वहीं कालिक विज्ञान है। कालिक विज्ञान का मतलब क्या है? कि काल की अवस्थाएं, भूगोल का विकास क्रम किस आधार पर हुआ, किस अवस्थाओं में हुआ, हमें यह भी जानना जरूरी है। हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, जीआईसी हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी हो, यहां से क्वेश्चन हमेशा ही एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे, इवोल्यूशन से। कब? ये भूगोल के विकास क्रम से आते हैं, क्योंकि उनका कभी कभी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि भूगोल के विकास क्रम में क्रम से सबसे पहले योगदान किसका रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको आंसर देना होगा, वो अभी हम बताएंगे। आपको बिल्कुल आसानी से कर देंगे और आपके क्वेश्चन का जवाब बड़े प्रेम से हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। मैंने जब आपसे बोला है कि क्वेश्चन 100% आपके 95 से 100 के बीच में फंसाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन ये है, कुछ आप भी तो फंसाएंगे ना, और जब आप फंसाएंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आयोग के ऊपर है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है, कहीं कुछ गलती, कहीं किसी में कुछ क्वेश्चन मान रहा है आंसर और किसी में कुछ मान रहा है, जिसका हाथ और पैर कुछ समावेश ही नहीं है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने कहा था कि नव निश्चय अवधारणा जो है वो किसने प्रतिपादित की। आप एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी में ये देखेंगे तो उसमें पहली लाइन लिखी है कि नव निश्चयवाद अवधारणा जो है ग्रिफिथ टेलर की है। आप जानते ही हैं कि जब पहले निश्चयवाद अवधारणा आई थी, उसके बाद नव निश्चयवाद आई है, निश्चयवाद आई थी, फिर उसके बाद संभववाद आई और संभववाद के बाद नव निश्चयवाद आई थी, क्योंकि दोनों के बीच का केंद्र बिंदु था ये, निश्चयवाद और संभववाद के बीच नव निश्चयवाद।
ठीक है, तो ऐसे ही जब हम बात करेंगे कब की, तो कब में हम बताएंगे कि सबसे पहले ग्रीकों का योगदान क्या रहा, रोमन का योगदान क्या रहा, फिर डार्क फिश आया यूरोप में तो क्यों आया, कैसे आया, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि अरबों ने क्या किया, और अरबों के बाद फिर हमारे पास आते हैं कौन, जर्मन, फ्रांस, और क्या नाम है ये ब्रिटिशर्स, और उसके बाद अमेरिकन। तो ये आपको पता होना चाहिए उनका इवोल्यूशन क्रम, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन क्रमानुसार दर्शाइए और नाम दे दिए जाएंगे। 2021 में यही से एक क्वेश्चन और पूछा कि अंधकार युग की एज बताइए, डेट बताइए कितनी थी। अब आप सब शांत, कैसे पता चलेगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, लेकिन पता चलेगा, हम कराएंगे ना, आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब हम देंगे और प्रॉपर तरीके से आंसर देंगे इसका, आप बेफिक्र रहिए। आपको बस मेरे साथ जुड़ना है, और मेरे साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। इससे क्या होगा, मुझे भी कॉन्फिडेंट आएगा और आपको तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दोनों ही अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं तत्व विज्ञान की। यह मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित होता था, मतलब वहां पर यह बताता था कि यह तापमान है तो ऐसा क्यों है। भौतिक के साथ साथ मैंने बताया ना अभी कि तत्व विज्ञान किस पर, एस्ट्रोनॉमिकल पे यूज करता था कि वहां पर तत्व कैसा है, मैटर कैसा है। दूसरी चीज पृथ्वी के अंदर मैटर कैसा है। तीसरी चीज पृथ्वी के ऊपर जो है परिमंडल में कैसी विशेषताएं हैं, वहां पर कैसा तापमान है, कैसा दाब है, कैसा क्या नाम वायुमंडल है, कैसी हवाएं चलती है और इनका इंपैक्ट प्रभाव क्या रहता है। इसीलिए यह तत्व विज्ञान जो है क्या सबसे ज्यादा बात करता है, उसके बाद क्यों, फिर कैसे, और कैसे में आप दो चीज जानते हैं, कारण और प्रभाव। हमें ज्योग्राफी इस तरीके से ही पढ़नी है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि भूगोल को अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेन चीज क्या रहती है कि जब तत्व को हम क्या जानेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन यहां से आते हैं, उसके बाद तत्व क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं से आता है, क्या, क्यों, कैसे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप बताइए, मैंने अभी आपको समझाया, क्वेश्चन आया 2009, 16 और 21 में, आप देख लेना। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है। यह कथन किसका, भूगोलविद द्वारा प्रदत्त है। यह कथन जो है किस भूगोलविद द्वारा दिया गया है, यह आपको पता होना चाहिए भूगोल क्षेत्र में। तो मैंने अभी बताया कि हैटनर ने क्या बोला है कि हैटनर ने भूगोल एक त्रिविमीय विन्यास है जिसमें स्थान, तत्व और समय की कल्पना की गई है, और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर जो है क्षेत्रीय विज्ञान पर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, यह बात कौन कहेगा। तो यहां पर कोई आपको दिखाई दे रहा है, अल्फ्रेड हैटनर। आपका सॉल्व क्वेश्चन, बताइए। मेरी यही कोशिश है कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस करें तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच डिफरेंट हो, क्रिएटिव हो, तो मजा ही कुछ और आता है उसका। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी करेंगे अच्छी तरीके से और उसका आंसर भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एक्चुअली अब क्योंकि हैटनर ने त्रिविमीय विन्यास बोला था, तो सबसे पहले हम स्थानिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि इसमें वस्तुओं के संबंध को देखते हैं, अर्थात वस्तुओं को यह देखते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन कैसे है। अगर कोई भी पर्यावरण है, मान लीजिए खाद्य जाल है, खाद्य जाल आपने सुना है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है, तो वहां पर क्या है कि एक प्रोड्यूसर का दूसरे प्रोड्यूसर से क्या संबंध है, हमें इसको दर्शाता है स्थानीय विज्ञान। दूसरा हमें यह दर्शाता है कि उस पूरी पर्यावरण का, उस पूरी इकोलॉजी का हमारे ऊपर क्या प्रभाव आएगा, उसको भी हम वर्णन करते हैं स्थानिक विज्ञान से। अर्थात हम यहां पर पृथ्वी का अध्ययन स्थल मंडल के आधार पर करते हैं, जल मंडल के आधार पर करते हैं, वायुमंडल के आधार पर करते हैं, जीव मंडल के आधार पर करते हैं, और अजैविक मंडल। समझ रहे हो ना?
मतलब यहां पर हम सारी विशेषताओं का तो अध्ययन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी अजैविक मंडल हैं, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह तो पता होना चाहिए कि बस्ती को जो हमारे द्वारा निर्मित की गई है वो किस प्रकार की है और वहां पर वही क्यों है। मेन चीज ये है, जब आप सीबीडी थ्योरी पढ़ेंगे, सीबीडी जानते हैं ना, सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट, तो जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट में ही क्यों आकार की ऐसी होनी चाहिए, सेकंड में आकार की कैसी होनी चाहिए, वहां पर सेटलमेंट यानी आवास कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या है, यही सारी चीज तो जानेंगे आप। यही तो स्थानिक विज्ञान जो है हमें वही चीज सारी दर्शाता है कि स्थल मंडल उसका कैसा था। स्थल मंडल मतलब कि क्या है, ध्यान रखना, ये चीजें मैंने जानबूझ के लिखी है और यही आपको क्वेश्चंस में आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपका क्वेश्चन 100% होगा। उसके बाद मेन चीज ये आती है कालिक विज्ञान। अब इस पर थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस करेंगे इस सेकंड वाले टॉपिक पर। पहले वाले टॉपिक पे क्योंकि आपकी डिमांड थी, आप ही ने कहा था कि भौगोलिक चिंतन पढ़ाना है और भौगोलिक चिंतन में हमें यह बताना है कि हमें काम कैसे करना है। क्योंकि मैं तो स्थानीय विज्ञान से ही शुरुआत करना चाह रहा था, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल ये सारे डिस्क्राइब करता चला जाता, पर डिमांड आपकी थी, इसलिए सर ने कहा कि नहीं सर, पहले भौगोलिक चिंतन पढ़ाई, तो हम भौगोलिक चिंतन पढ़ाते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, मेन चीज ये। तो कालिक विज्ञान में हम सबसे बड़ी चीज है, इसके भूगोल के विकास क्रम की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के विकास क्रम की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और यह हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही रहेगा। भूगोल की अवस्थाओं को हम दो कालों में विभक्त करते हैं। ध्यान रखना, जब भी हम भूगोल पढ़ेंगे तो हम दो कालों में उसको विभक्त कर देंगे, दो कालों में उसका विभाजन कर देंगे। एक पुरातन शास्त्रीय काल, दूसरा आधुनिक शास्त्रीय काल। पुरातन शास्त्रीय काल में जो भी ज्योग्राफर हुए, भूगोलविद हुए, उन्होंने क्या किया, और आधुनिक शास्त्रीय काल में जो भी भूगोलविद हुए उन्होंने क्या दिया और किस चीज का वर्णन किया। रीजन है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे। देखिए कैसे। पुरातन शास्त्रीय भौगोलिक काल जो है हमारा, वो 6वीं शताब्दी से 300 ईस्वी शताब्दी पूर्वी तक रहा है, जिसमें आपके हेरोडोटस आते हैं, अरस्तु आते हैं, एराटोस्थेनीज आते हैं, स्ट्रैबो आते हैं, प्लिनी आते हैं और आदि। ये मैंने जानबूझ के इतने दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो है ग्रीक और रोमन, ग्रीक प्लस रोमन दोनों ही सम्मिलित हैं इसमें। तथा ये बात किस चीज की करेंगे, कभी सोचा है? ये यहां पर आपने देखा होगा, यहां बात करेंगे कैटास्ट्रोफिज्म की। मतलब कि पृथ्वी पर तत्कालिक घटनाएं क्या हुई हैं, पृथ्वी पर तत्कालिक घटनाएं जो भी हुई हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे, तथा उसके साथ साथ जो भी संरचना में परिवर्तन आया है उसकी व्याख्या करेंगे। यहां पर वो समझ रहे हैं आप, यानी कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है कि विध्वंस कार्य। मैंने आपको बताया था कैटास्ट्रोफिज्म, जब पहली क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि कैटास्ट्रोफिज्म जो वर्ड है वो जो इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में नहीं। हिंदी में लगता है विध्वंसकारी, अर्थात तुरंत घटनाएं हुई, जो तुरंत घटनाएं हुई है और उसका संरचना परिवर्तन हुआ है, तो उस संरचना परिवर्तन का अध्ययन करना है हमें किस में मिलता है, पुरातन शास्त्रीय भौगोलिक काल में। यानी ग्रीक और रोमन क्या करेंगे, ये घटनाएं करेंगे। और इनकी एज क्या है, 6वीं बीसी से 300 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। पूछेगा कि पुरातन शास्त्रीय भौगोलिक काल कब से कब तक था। क्यों? क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा कि अंधकार युग की सही काल क्या था। कुछ लोग 10वीं शताब्दी, फलाना शताब्दी, 30वीं शताब्दी वो बता रहे थे, लेकिन अभी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी आधुनिक शास्त्रीय काल में, आधुनिक शास्त्रीय काल का समय काल क्या था, 1760 से 1860 के बीच में।
अर्थात 18वीं सदी से 19वीं शताब्दी के बीच। आप देखिए बहुत बड़ी चाल है। अब देखिए आधुनिक शास्त्रीय काल जो था ना, इसी समय एक घटना और आपको मिलेगी, वो मैं आपको स्लाइड में पढ़ाऊंगा। आप न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो इसको रिलेट करूंगा, अभी मैं सारी समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, परेशान मत होइए। तो आधुनिक शास्त्रीय काल में हमारे पास हटर, रिटर और हम्बोल्ट थे, ये आप जानते ही हैं। मैं जिस भौगोलिक विद का नाम ले रहा हूं ना, आप समझिए उस पर हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की संभावना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। तो सिर्फ जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्वेश्चन, मैं उसी को ही कराऊंगा। इन्होंने कहा आधुनिक शास्त्रीय काल किस बात के लिए विशेषता है कि इस समय भूआकृति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिए, इसमें क्या हुआ, हमने जो पृथ्वी पर तत्कालिक घटनाएं थी उनके बारे में वर्णन करने की, अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हम प्रॉपर तरीके से क्रमबद्ध विज्ञान के बारे में वर्णन करना चालू हो गए, और हमने भू आकृति जो ज्योग्राफी है एक्चुअली कि लैंडफॉर्म कैसे बनी, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, हमने उस बात की विशेषताओं का अध्ययन करना चालू कर दिया। कौन, हटन, रिटर, हम्बोल्ट, रेटजेल, ये सब। ठीक है, यानी यहां पर थ्योरीज कैसी आएंगी, आप सोचिए, भौतिक भूगोल से संबंधित। ये हमारे दिमाग में रखना है कि हमारे पास भूगोल दो आधारों पर है। क्या, एक पुरातन शास्त्रीय भौगोलिक काल, एक आधुनिक शास्त्रीय काल। पहला क्वेश्चन ये कि पुरातन शास्त्रीय भौगोलिक काल की एज क्या है, और दूसरा ये किस आधुनिक शास्त्रीय काल की एज क्या है। मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन आएगा, 100% ध्यान रखना, फिर मत कहना कि ये बताया नहीं। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका एवोल्यूशन क्रम देखते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्लियर होगा आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको सिर्फ रिजल्ट गुरु पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, भूगोल का विकासवाद क्रम। भूगोल का विकासवाद क्रम आपको देखने को मिल रहा है, और आपने देखा होगा कि सबसे पहले कौन आए थे, ग्रीक, उसके बाद रोमन, फिर अरब, फिर जर्मन, फिर फ्रेंच, फिर ब्रिटिश और फिर अमेरिकन। आपको एज इट इज ऐसी ही टेबल याद करनी है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन इस पर क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल के विकासवाद क्रम का क्रमबद्ध निरूपित कीजिए। ऑप्शन देंगे जर्मन, फ्रेंच, अरब और ब्रिटिश, या ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच और अरब। तब आप कैसे करेंगे? उसके बाद फिर यहां पर इनके जो भूगोलविद होंगे, जो भूगोल वेत्ता होंगे, वो भी तो आएंगे ना। तो कभी कभी उनसे पूछ लिया जाता है कि ये भूगोल वेत्ता किससे संबंधित थे, कहां से थे, ग्रीक से थे, रोमन से थे, जर्मन से थे, ब्रिटिशर्स थे, कौन है ये। तभी तो आपको समझ में आएगा। यही क्वेश्चन है 2021 में, आप उठा के देख लीजिए, 16 में क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, नेट के पेपर देख लीजिए। अगर मैं कोई भी गलती बता रहा हूं तो आप बताइए। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है, हमने एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रीक और जो रोमन पीरियड है वो 6वीं से 300 ईस्वी पूर्व काल कहा जाता है, और यही दो पीरियड हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है अभी। सबसे पहले मैं ग्रीक को पढ़ाऊंगा, फिर रोमन को पढ़ाऊंगा, फिर डार्क एज पढ़ाऊंगा, अरब पढ़ाऊंगा, जर्मन पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, उसके बाद अरब से लेकर के अमेरिकन तक, इसे हम कहते हैं क्लासिक पीरियड। क्या कहते हैं? क्लासिक पीरियड। ये ध्यान रखना, अरब से लेकर के अमेरिकन तक क्लासिक पीरियड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, सबसे पहला ही क्वेश्चन ग्रीक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे डार्क एज इन यूरोप। ग्रीक को पढ़ा, रोमन को पढ़ा, अब आया डार्क एज इन यूरोप, 3rd सेंचुरी से 12 सेंचुरी।
3rd सेंचुरी से 12 सेंचुरी यूपी पीजीटी, माफ करना, यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि डार्क एज जो था वो यूरोप में आया। पहली चीज कोई कहां पे था, यूरोप में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ये अगर यहां से क्वेश्चन उठाया है तो अब ये समझ लो इस टेबल से क्वेश्चन आने वाला है, कोई नहीं रुक रहा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। अब यार 99% हो सकता है 1% नहीं भी आए, लेकिन 99% तो है हमारे पास ना। हमें पॉजिटिव वे में सोचना है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि एंशिएंट ग्रीक रोमन देखा, अब हम डार्क एज देख रहे हैं तो यूपीपीटी 2021 में इसकी डेट पूछ ली, 3rd सेंचुरी से 12 सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद अरेबियन आते हैं। मैं अभी थोड़ा थोड़ा इसको ब्रीफ करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा ग्रीक से, फिर एक एक करके सारे सेगमेंट को डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ग्रीक वालों ने सबसे पहले किस चीज की बात की, ग्रीक में अधिकतर आपको खगोल से संबंधित होंगे, यानी एस्ट्रोनॉमी, यानी सूर्य, चंद्रमा। और स्टार्टिंग के जो ग्रीक थे उन्होंने यह बात की कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी गोली है, चपटी है, तस्तरी नुमा है, कैसी है। उसके बाद धीरे धीरे वो यह बात करने लगे कि पृथ्वी की परिधि कितनी बड़ी है, पृथ्वी की परिधि कितनी बड़ी है। उसके बाद यह भी बात करने लगे कि सूर्य और जो चंद्रमा है उनका क्या प्रभाव है इन पर, सूर्य और चंद्रमा जो है उनका क्या प्रभाव है पृथ्वी पर। तो आप देखेंगे सूर्य और चंद्रमा जो है उनका क्या प्रभाव है, तो ज्वार भाटा की खोज भी नहीं इसी टाइम पे की, डेल्टा की बात भी इसी टाइम पे की इन्होंने, झरने की बात इसी में की, झरने का मतलब प्रपात, ठीक है। और इसी समय ओशिनोग्राफी जो है यानी आपकी समुद्र विज्ञान है उसके बारे में भी बात करने की कोशिश की इन्होंने, समझ रहे हैं ना आप। तो क्वेश्चंस यही से बनेगा और 110% बनेगा, यह आपको देखना है कैसे बनना है, ठीक है। वही चीज है, अब देखते हैं यहां पर ग्रीक रोमन एंशिएंट पीरियड, उसके बाद रोमन आते हैं। ग्रीक और रोमन लगभग सिमिलर कंडीशन की थी, इन्होंने गणितीय भूगोल में योगदान दिया और गणित के माध्यम से, ज्यामितीय विधि से इन्होंने परिधि की गणना की कोशिश की, इन्होंने अक्षांश देशांतर की गणना की कोशिश की, और इन्होंने ही उसी माध्यम से क्या किया कि बहुत सारी अक्षांश देशांतर के डायग्राम बनाया, ग्राफ बनाया और ग्राफ को प्रेजेंट किया। बहुत सारे मिलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तथा इन्होंने जलवायु कटिबंधों में भी बांटने की कोशिश की, यह ध्यान रखिए, ग्रीक और रोमन। उसके बाद डार्क फेस आता है। डार्क फेस का मतलब क्या है, अंधकार युग। अंधकार युग क्यों बोला गया इसको, अंधकार युग क्यों बोला गया, क्योंकि पुर्तगाल के एक राजा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने जिब्राल्टर संधि पर अधिकार कर लिया। और जिब्राल्टर संधि पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो ईसाई धर्म था वो बहुत ज्यादा हावी था, और जो पुरातन जो व्यक्ति थी ना, पुरातन विचारधाराएं थी भूगोल में, उन्होंने उसको निगलेक्ट कर दिया। ये कहा कि नहीं ये सब बकवास है, हमारी जो ईश्वरीय सत्ता है हम उसी को प्रधान रखेंगे और यहां पर कुछ नहीं करेंगे। बाकी का भूगोल का जो सब्जेक्ट था, भूगोल जो विषय था, उसके बारे में कहा कि तुम रट लो इसको, ये ऐसे ही था। और इन्होंने इस बात को मानना शुरू कर दिया कि ठीक है पृथ्वी गोली आकार की है या पृथ्वी स्फेरिकल है। उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया साफ साफ कि नहीं हम नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ ईश्वर की प्रधानता ही मानेंगे, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं अरेबर्स, अरब। मेन चीज है अरब आएंगे। तो अरब ने क्या किया, एक मिनट, अरब ने क्या किया, तो अरब लोगों ने मेन चीज क्या थी, इन्होंने दो काम किए। एक सबसे बड़ी चीज क्या थी कि ये
खगोलीय विधि का प्रयोग करेंगे, और दूसरा ये भी खोजकर्ताओं के रूप में जाएंगे, ये घूमेंगे और घूमने के साथ साथ ये किताबें भी लिखेंगे। इसमें अल मसूदी, दरसी वगैरह आप इनका नाम पढ़ेंगे, वो भी आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां तो अंधकार हो गया, तो मोस्टली अरब लोगों ने कहा कि ऐसा है, अब थोड़ा हमें घूमना भी चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए, और हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्या भूगोल की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप घूमेंगे नहीं तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पर्वत की आकृति कैसे होती है, पठार कैसी आकृति होती है, और घाटी क्या होती है। आपको सर ने पढ़ा दिया कि हाँ सर ये इस प्रकार से आकृति पर्वत है, पठार है। क्या आपने कभी खुद प्रैक्टिकल किया? आप जाइए उत्तराखंड में, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या पर्वत पठार है। आप नहीं जानते कि जो आपकी इंसोलेशन साम्यावस्था अवधारणा है वो उसी आधार पर है। ये मैं समझाऊंगा। एरी प्राट का जो रूल है वो भी उसी आधार पर है, रूट थ्योरी जिसे कहते हैं हम। डेविस की साइकिल है, अपवर्तन चक्र है, वो भी उसी आधार पर है। एलसी किंग का ज्योमॉर्फिक साइकिल है, वो भी उसी आधार पर है। तो सारी थ्योरीज में आपको एक एक करके समझाऊंगा, आप बने रहिए और प्रॉपर तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर कंसंट्रेट करिए, और आपका समयबद्ध तरीके से आपका कोर्स भी समाप्त होगा और 100% आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, और इवन दो आप एग्जाम को क्लियर भी कर जाएंगे। बस पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। मेन चीज तो अरब यहां पर आए, उसके बाद फिर यहां पर एक अरब के बाद फिर पुनर्जागरण काल आया। पुनर्जागरण काल आया, पुनर्जागरण रिनाइंस पीरियड आया। पुनर्जागरण काल में मोस्टली हुआ क्या, मेन चीज ये थी, इसी काल में ही हमने यहां तो सीखा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रीक और रोमन, ग्रीक रोमन ने खगोल विज्ञान के साथ साथ पृथ्वी पर अध्ययन किया, करने की कोशिश की, और खगोल विज्ञान को पृथ्वी पर क्या प्रभाव है वो जानने की कोशिश की। लेकिन वहां के राजाओं ने, जैसे पुर्तगाली राजा ने उन पर आक्रमण किया, जिब्राल्टर संधि को अपने अधिकार में लिया, उसके बाद उन्होंने कहा डार्क एज आया, उन्होंने सारी मान्यताओं को विनाश कर दिया, सारी मान्यताओं को मना कर दिया कि नहीं हम आपकी मान्यताओं को नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अरेबियन आए, अरेबियन खोज करता रहे, और इन्होंने भी फिर दोबारा से खगोल चीजों को अध्ययन किया और घूमे और समझे कि क्या स्थिति है ज्योग्राफी की और क्यों हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे ही पुनर्जागरण काल आया, और पुनर्जागरण काल आया तो आप जानते हैं कि वहीं उसी समय गुरुत्वाकर्षण का नियम आया। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो अलग ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम इसी समय आया, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम इस समय आया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, बताइए। G एक नियतांक है, M1 कोई एक बॉडी है, M2 एक कोई बॉडी है, अपॉन r²। इसका मतलब क्या था यहां पर, यानी इन्होंने यह बताने का, न्यूटन ने उस समय गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, कब, पुनर्जागरण काल में। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस समय आया, तो ऑप्शन होगा कि अंधकार युग में, या क्लासिक पीरियड में, या फिर क्लासिक पीरियड, ध्यान रखना, अंधकार युग, क्लासिक पीरियड, या फिर एंशिएंट पीरियड। तो आपका आंसर क्या होगा, क्लासिक पीरियड। या फिर ये पूछ ले कि अंधकार युग अरब के बाद, पुनर्जागरण काल अरेबियन के बाद आया या पहले आया, और कुछ भी पूछ सकता है वो। ये आपको सोचना है कि यहां पर कैसे पहुंच रहा है। मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अब गुरुत्वाकर्षण नियम जो है यहां पर G m1 m2 r² है, ये है क्या भला, ये तो पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में, भूगोल में जब आप साइंस का उपयोग करेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा आपका, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
मैंने बताया कि अरेबियंस और रोमन ग्रीक जो है वो खगोल विद के बारे में, खगोल एस्ट्रोनॉमी अध्ययन करने लगे, तो एस्ट्रोनॉमी की जागृति होगी कि नहीं होगी? और जब एस्ट्रोनॉमी की जागृति होगी तो आपको पता चलेगा कि यार ये पृथ्वी यहां पर अगर ब्रह्मांड में है, बीच में स्थित है। आपको मैं अभी बताऊंगा कि किसी ग्रीक ने ये बोला कि यह बीच में स्थित है और यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। ये यहां समझ में आया। तो यानी कि थ्योरी बहुत ही कारगर हुई, जो आज भी कारगर है। इन्होंने कहा कि जब दो पृथ्वी है, मतलब दो ग्रह हैं और वो एक दूसरे से r दूरी पर हैं, एक ग्रह का मास m1 है, मास का मतलब द्रव्यमान, और एक ग्रह का द्रव्यमान m2 है, ठीक है। दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स है, इसको हम फोर्स बोलते, दोनों के बीच फोर्स लगा हुआ है और यह फोर्स किसी दूरी पर लगा है। मान लीजिए यह हमारी अर्थ है और यह हमारे पास मून है, सैटेलाइट है मून। इन दोनों के बीच की दूरी r है और इन पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स, यानी आकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। यानी इस पृथ्वी का कोई गुरुत्व होगा जो इस पर फोर्स कर रहा है, इस पर आकर्षण कर रहा है और अपनी ओर खींच रहा है। तभी आप देखेंगे, तभी आप समझेंगे कि ग्रीक वालों ने पहले ही बोल दिया था कि ज्वार भाटा की खोज कैसे हुई। आप देखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य का जैसे ही फोर्स लगता है तो वहां पर बहुत बड़ा ज्वार आता है। ओशिनोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि जब चंद्रमा और सूर्य का फोर्स लगता है, बल लगता है, तो वहां पर कितना बड़ा ज्वार आता है। ये देखिए, ये यहां पर सिद्ध हो रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। समझ रहे हैं आप? तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंच और जर्मन, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेन चीज, पुनर्जागरण काल आपने पढ़ लिया। अब पुनर्जागरण काल में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए। पुनर्जागरण काल में 5-6 चीजें थी, लेकिन मैंने यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल को छोटे से में उसमें बता दिया है। ये वहां डिटेल में कराऊंगा जब उसकी बारी आएगी। यहां स्लाइड में वो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने पुनर्जागरण काल का नहीं दिया। लेकिन ध्यान रखना, पुनर्जागरण काल कहां पे है? अरेबियन के बाद पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, ठीक है। उसके बाद जर्मन और फ्रेंच थे। जर्मन और फ्रेंच दो, पहले तो काफी विरोध हुआ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन चल रहा था, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो मतलब ज्योग्राफी में भी बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन हुआ, पैराडिग्म शिफ्ट हुआ। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है कि एक विचारधारा ये थी, दूसरी विचारधारा में अलग हुई, तो उसमें एक जो पहले हम नॉर्मल तरीके से भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, अब हमने गणित का उपयोग किया, तो वहां पर हमने गणित की आदर्शों को सम्मिलित करके भूगोल की व्याख्या करने की कोशिश की। इसी को हम कहते हैं पैराडिग्म शिफ्ट। समझ रहे हैं आप? तो उसके बाद जर्मन और फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच आए। जर्मन फ्रेंच ने आधुनिक भूगोल के बारे में चर्चा करना चालू हुए। तो आप पढ़ेंगे कौन? पीटर हेगेट, हम्बोल्ट, रिटर, ये सारी चीजें, रेडजेल, ये बाइडलिटी ब्लास, संभववाद, डिटर्मिनिज्म। आप सोचिए, जर्मनी में निश्चयवाद, आपने पढ़ा होगा निश्चयवाद, निश्चयवाद की अवधारणा का डेवलप हुआ क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन सर्वप्रथम निश्चयवाद कहां आया? तो एक है ज्योग्राफर है ग्रीक में, अभी मैं कराऊंगा, उसमें आया निश्चयवाद, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, जर्मन में जो निश्चयवाद है, जर्मन में निश्चयवाद क्रमबद्ध तरीके से आया और प्रॉपर तरीके से आया। डिटर्मिनिज्म, जिसे डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, उसी को निश्चयवाद बोलते हैं। अब सोचिए, निश्चयवाद ये कहते हैं निश्चयवाद में कि ठीक है, हमने एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन यहां पढ़ लिया है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि नेचर की जो सत्ता है वही हमारे ह्यूमन को, प्रकृति को निर्धारित करती है। मतलब जो नेचर हमारा निर्धारित करेगा वही ह्यूमन, मानव की प्रकृति निर्धारित होगी।
यानी अर्थात इन्होंने नेचर को ही ईश्वर माना और नेचर ही सर्वमान्य है, सब व्याप्त है और जो वो करेगा वही होगा। जैसे आप देखिए, और उन्होंने कहा कि नेचर में हस्तक्षेप करना यह मानव के लिए घातकार होगा। और आप आज के समय में देखिए, नदी आपने पढ़ा है ना, नदी 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 में आज हम डैम बना देते हैं, नेचर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। डैम टूटते हैं और डैम टूटते हैं तो आपने एक चीज देखा हुआ, वहां बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आपने केरल में फ्लड 2015 में देखा था, केरल में आपने फ्लड देखी थी, बाढ़ देखी थी 2015 में, 2015 या 16 में आया था, मुझे डेट थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, लेकिन केरल में फ्लड आई थी। आप जानते हो उस चीज को। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर हम नेचर, प्रकृति में कोई भी डिसरप्ट करेंगे, यानी उसको हम अलगाव करेंगे, अगर उसकी प्रति असंवेदनशील व्यवहार करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी। जैसे आप देख रहे हैं आज के समय में लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि आपने डिफॉरेस्टेशन किया है बहुत ज्यादा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि आपने बहुत ज्यादा फॉरेस्ट लगाए हैं, जंगलों को लगाया है, वो जंगलों को काटा है। और जंगलों को काटा है, भाई जंगल कोई एक चीज नहीं है। अगर देखिए, मैं अभी जस्ट समझाऊंगा इसकी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, चलो मैं यही समझा देता हूं, एक स्लाइड लेकर के। मान लीजिए फॉरेस्ट है ये, ठीक है, ये फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट है, इनसे हमें मिलता क्या है? सबसे पहली चीज O2 मिलती है। कैसे मिलती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से हमें यह ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फोटोसिंथेसिस में O2 निकलती है और एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जब हम जंगल को काट देंगे, ऑक्सीजन मिलेगी हमें? जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी? आप बताइए। जो हम यूज कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी भी माध्यम से कर रहे हो। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? इस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब क्या है? विश्व, और विश्व का वार्म का मतलब क्या है? गर्म, यानी विश्व पर गर्मी उत्पन्न करना। और विश्व पर गर्मी आप उत्पन्न करेंगे तो CO2 का रोल क्या होता है? टेम्परेचर को बांधे रखना, टेम्परेचर को वहीं के वहीं स्टेबलाइज करना, स्थापित करना और प्रभाव डालना। आप सोचिए, जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा तब CO2 का रोल भी वहां बताऊंगा। डिटर्मिनिज्म हम पढ़ रहे थे, डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म से हुआ क्या? डिफॉरेस्टेशन किया। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ? ऑक्सीजन खत्म हुई। ऑक्सीजन से प्रभाव किस पर आया? मानव पर। ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पड़ा, तापमान इंक्रीज हुआ। और तापमान इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो समस्या ही समस्या है, जन धन की हानि होगी, इकोनॉमी हमारा क्राइसिस जाएगा और हम डेवलपमेंट में फिर लगे रहेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, जर्मन में हमने निश्चयवाद ने कहा कि ठीक है, नेचर की सत्ता को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर एक लिमिट तक, क्योंकि हमें विकास भी तो करना है अपना। और अगर हम विकास नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इन्होंने लिमिट का कोई नाम नहीं लिया। तो वो थे कौन? फ्रेंच। फ्रेंच में आप बाइडल डी ब्लास पढ़ेंगे, जो संभववाद की अवधारणा का व्याख्या करते हैं, संभववाद पे जोड़ देते हैं। वो कहते हैं क्या? कि ऐसा है, यहां पर मनुष्य सर्वोपरि है, ना कि प्रकृति। मनुष्य संसाधनों का जितना यूटिलाइज कर ले और विकास जितना कर ले, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सारी चीजों को स्थापित कर देंगे। क्या आपने आज कर पाई? क्या आपने आज कर पाया? आज के संदर्भ में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तभी एक थ्योरी आती है नव निश्चयवाद।
नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद जो ग्रिफिथ टिलर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देखिए विकास तो करना है पर प्रकृति को ध्यान में रखकर करना है, ना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर। अर्थात विकास हमारा ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह कार्य करे, संधारणीय विकास की तरह कार्य करे। अर्थात संधारणीय विकास से क्वेश्चन आपको क्यों नहीं पूछा जाएगा, आप बताइए। आपको रटे होने चाहिए, एसडीजी हमारे 17 गोल हैं जो, वो रटे होने चाहिए। तो नव निश्चयवाद में हमने एसडीजी की अवधारणा को प्रासंगिकता दी और आगे काम किया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश रहे। ब्रिटिश ने कहा ठीक है, अब हम भी थोड़ा सा भूगोल में योगदान दे देते हैं और थोड़ा कार्य करना चालू कर देते हैं कि ठीक है। ब्रिटिश ने कहा कि थोड़ा और आगे प्रोसेस करते हैं, और इन्होंने भी थोड़े सी इसी में ही योगदान दिया कि मानव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी थ्योरीज कहाँ पर रेलिवेंस होगी, ये सारी चीजें, ये बात करना चालू कर दिए। उसके बाद अमेरिकन आते हैं। ये बहुत शातिर आदमी है शुरू से ही, बहुत ज्यादा। ये पहले से ही जानते हैं कि नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है आपने ये किया, हम आपसे एक कदम आगे चलेंगे, क्योंकि आपने जो कर दिया वो तो कर ही दिया, अब उस पर हम क्यों जोर दें, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उससे। ये हमेशा आइडिया क्रिएशन करते हैं, फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता है बहुत ज्यादा, इसलिए। तो अमेरिकन ने यहां पर कहा कि ठीक है हमने बहुत खगोलों को पढ़ लिया और ज्योग्राफी से संबंध बना लिया, हमने पढ़ लिया ब्रिटिश का रोल क्या है, हमने फ्रेंच का रोल पढ़ लिया, हमने आधुनिक भूगोल के बारे में, हमोल्ड रिटर के बारे में पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, और हमने ये भी जान लिया कि ठीक है इनका इंपॉर्टेंस कहां पर क्या क्या कैसे है। पर अब हम एक स्टेप और जाते हैं, हम यहां पर आकृतियों में भी विभाजन कर देते हैं, और उनकी प्रोसेस के साथ साथ हम ये जानेंगे, उनकी विधि के साथ साथ हम ये जानेंगे कि ह्यूमन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो जानना बहुत जरूरी है। ह्यूमन पर प्रभाव क्या पड़ता है, मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ता है। अमेरिकन ने कहा कि ठीक है मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम तृतीय कोटि की आकृति का वर्णन करेंगे, और उसमें हम अपर्दन, ध्यान रखना तृतीय कोटि की आकृति, उसमें हम अपर्दन, अपक्षय तथा गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जो भी प्रक्रियाएं, जो भी लैंडमास क्रिएट होता है, जो भी लैंडमास नया बनता है, हम उसका आधार बनाकर तैयार करेंगे, और उसका मनुष्य में क्या सापेक्षता है, मनुष्य के साथ क्या सापेक्षता है, क्या रिलेशन है, उसकी भी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। यही था अमेरिकन का। अब ये ही सारी आपकी ये थ्योरीज थी, ये सारी चीज आपको जानना था। भूगोल का विकास क्रम, ग्रीक रोमन अरब, उसके ग्रीक रोमन फिर डार्क फेज, अरब, पुनर्जागरण काल, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन। एग्जैक्ट ऐसे ही आपको याद रखना है और इसी तरीके से आपको समझ में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक। ग्रीक थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिन्होंने नए नए व्याख्या करने की कोशिश की, जिसमें पहले नाम थे होमर। आई थिंक, मुझे याद नहीं है पीजीटी किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीक में सबसे पहले विद्वान कौन थे, तो वो थे होमर, और उनका 2 महाकाव्य थे, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य थे जहां पर ग्रीकों ने बात करने की कोशिश की, जहां पहली बार वर्णन करने की कोशिश की कि एस्ट्रोनॉमी का यूज करने की कोशिश की, ठीक है। और उन्होंने सचित्र वर्णन बनाने की कोशिश की, जिसमें ओडिसी में विश्व की परिधि, मतलब वर्ल्ड मैप स्थित विभिन्न स्थानों और प्रदेशों का सजीव चित्रण मिलता है ओडिसी में। अर्थात वहां पर हमने देखा कि विश्व की परिधि बनाई, और उस पर एक्चुअल जो ग्राफ था, जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो उन्होंने बात करने की कोशिश की, सजीव चित्रण। सजीव निर्जीव तो जानते ही होंगे ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं होमर के बाद थेल्स। थेल्स बहुत तार्किक विद्वान थे, और यही इन्हीं को ही प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है। आपने देखा होगा विचार आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम यूनानी विद्वान किसको माना जाता है?
थेल्स को माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पृथ्वी की तल पर विभिन्न स्थानों की स्थिति निर्धारण करने की दिशा में सार्थक प्रयत्न किया। क्या कि पृथ्वी की तल पर जो विभिन्न स्थानों की स्थिति थी, इन्होंने वहां पर यानी यहां पर इन्होंने क्या किया, लोकेशन एनालाइज, स्थानिक विश्लेषण करने की कोशिश की, थेल्स ने कोशिश की। उसके बाद इन्होंने एक शब्द दिया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेंटेंस दिया कि पृथ्वी का स्वरूप चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है। पृथ्वी का स्वरूप तस्तरी गोलाकार चपटी के समान है, जो कि जल पर तैरती रहती है। यानी पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, चपटी गोलाकार तस्तरी के समान है जो जल पर तैरती है। इन्होंने इस चीज की व्याख्या की। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ग्रीक से यह निकल के आया सामने कि पृथ्वी का साइज कैसा है, आकार कैसा है, चपटी और गोलाकार तस्तरीनुमा। उसके बाद इन्होंने एक और चीज बात कही कि समस्त भूमंडल को 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। सबसे पहली बार क्वेश्चन आए कि समस्त भूमंडल को 5 जलवायु में किसने विभक्त किया, तो वो है थेल्स महोदय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनेक्सिमेंडर की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनेक्सिमेंडर गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं, ये रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है, तो वो है अनेक्सिमेंडर। ठीक है, अनेक्सिमेंडर थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है। अर्थात पहले पृथ्वी कैसे थी, पृथ्वी के आकार की ऊपर की बात कर ली कि पृथ्वी की परिधि कैसी है या पृथ्वी की आकार कैसा है, गोलाकार है, कैसा है, तस्तरीनुमा है। उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी और उसमें अंदर जीरा डाल दिया कि पृथ्वी का एक ठोस पिंड है, पृथ्वी एक ठोस पिंड है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी आकृति चपटीनुमा नहीं है, गोलाकार है और यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, ना कि जल पर तैरती है। ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, ना कि जल पर तैरती है। बहुत बड़ी बात बोली, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आप जानते हैं मोस्टली यही चीज है। बस गोलाकार ना होकर के जियोइड है, ये बाद में आया, बहुत बाद में आया जाके जियोइड शब्द। ठीक है, उसके बाद यूनानियों ने भौगोलिक चिंतन तथा लेखन की ज्यामिति पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात यहां पर गणितीय भूगोल का समावेश जो किया गया है वो ज्यामिति पद्धति के आधार पर किया है। वो किसने किया है, अनेक्सिमेंडर ने, या यूनानी किसको कहते हैं, ग्रीक को। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यूनानी ग्रीक को कहते हैं, उन्होंने ही यहां पर गणितीय भूगोल का समावेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हिकेटियस आते हैं। हिकेटियस की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी पीरियोडस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियोडस किसकी पुस्तक थी, तो हिकेटियस की थी। या किससे संबंधित है, तो वो ग्रीक से संबंधित है। क्वेश्चन घुमाने का अपना तरीका है और इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात जो ज्योग्राफी का है वही पृथ्वी का वर्णन करना है, बस नाम चेंज है, पीरियोडस। ठीक है, पीरियोडस विश्व भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। ध्यान रखना, पीरियोडस को ही प्रथम भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त होता है। यानी प्रसिद्ध पुस्तक पीरियोडस है, उसी पर हमने भूगोल की चर्चा की। और भूगोल जो है उसमें क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि हमें देखिए, हमें एविडेंस कहां से मिलते हैं, हमें एविडेंस हमेशा लिटरेचर से तो मिलते हैं। अगर वो नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद हेरोडोटस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। इन्होंने ही कहा था कि इतिहास भूगोल की जननी है, ध्यान रखिए। और जब ये चीज है तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आगे कराऊंगा अभी इस क्वेश्चन को, तब आपको समझा दूंगा। तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। अर्थात हेरोडोटस एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया को लाल सागर द्वारा बताया, लाल सागर द्वारा अलग बताया।
मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ी और चर्चा करूंगा नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हेरोडस ने कहा कि इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल, अर्थात कि जो मिस्र है वो नील नदी का उपहार है। क्यों कहा? अगर मैं कहूं कि उत्तरी भाग जो है उत्तर इंडिया, उत्तर भारत है, वो गंगा नदी का उपहार है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जीवनदायिनी नदी जो है वो हमारे पास गंगा है, और इसने ही बड़ी सभ्यताओं का विकास किया है, क्योंकि यहां पर हमें फर्टिलिटी लैंड मिली, फर्टिलिटी उपजाऊ भूमि मिली, यहां पर हमें मैदान मिला जिसपे हम आवास योग्य भूमि बना सकते हैं, पानी योग्य पानी मिलेगा, आवास रहने योग्य भूमि मिलेगी, तो हम कृषि करेंगे, हमारे पालतू पशुओं के लिए, जानवरों के लिए चारवाह मिलेगा, तो आजीविका मिलेगी, आजीविका मिलेगी तो पैसे आएंगे, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़ेगी और विकास आगे बढ़ेगा। समझिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और कुछ नहीं है ज्योग्राफी में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पीजीटी की तो खैर बहुत मुश्किल है पूछना, कभी उनका लेवल इतना ऊपर नहीं गया है। उसके बाद डेल्टा शब्द, शायद पीजीटी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डेल्टा शब्द किसने दिया, तो डेल्टा शब्द आपका हेरोडोटस ने दिया। देखिए मैंने बोला था क्वेश्चंस आपको लगातार यहीं से आएंगे, परेशान मत होइए, बस सारा कवर कर दूंगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। तो हेरोडोटस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डेल्टा शब्द का वर्णन किया, अर्थात उस समय सोचिए, उस समय जो ईश्वर की सत्ता का विरोध करके एक नई व्याख्या दे रहे थे, यह बहुत बड़ी बात है। और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसमें कार्य कर रहे थे ये लगातार, और आज के समय में भी वो प्रासंगिकता है। डेल्टा हमारा 3 बात पर आधारित करता है, जब मैं डेल्टा की उत्पत्ति बताऊंगा, लेकिन यहां बता दे रहा हूं कि डेल्टा 3 चीजों पर निर्भर करता है। क्या? चट्टान की आकृति कैसी है, चट्टान की संरचना कैसी है, कठोर है मुलायम। दूसरा, फ्लो ऑफ वाटर कैसा है, मतलब वेलोसिटी यानी वेग, पानी का वेग कितना है। तीसरा, साइज ऑफ रिवर यानी नदी का साइज कितना बड़ा है, नदी का आकार कितना बड़ा है। जब इन तीनों की चीज करेंगे तो हमें डेल्टा का निर्माण हो जाए। क्यों? क्योंकि साइज की अगर हम बात करें या फिर नदी के फ्लो ऑफ वाटर की बात करें, तो आप देखते हैं नर्मदा तापी डेल्टा बनाती है? नहीं बनाती ना, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है, और फ्लो बहुत ज्यादा है उसकी वजह से क्या होगा, एस्चुरी क्रिएट होगी, रुक ही नहीं पाएगा ना डेल्टा। और जब रुक नहीं पाएगा तो क्या होगा, स्थिति यही आएगी, डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आपको याद रखना है डेल्टा शब्द किसने दिया, हेरोडोटस ने दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लेटू। ध्यान रखना, मैं ये 2 विधि, निगमनात्मक और आगमनात्मक, ये 2 विधि है, ये अलग अलग समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि प्लेटू जो है ये निगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे, और पृथ्वी को ईश्वरीय रचना माना है इन्होंने, पृथ्वी को ईश्वरीय रचना माना है। जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको यह बताएगी कि पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। डोंट वरी, ये सारी चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक लैंड नहीं बनेगी तब तक हमें कैसे बनाएंगे। वैसे तो ये क्या है, गैसी गोला है, और गैसी गोला है तो जब उसमें डिगैसिंग हुआ, कूलिंग हुई, तभी तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, और तब तक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो वो सारे जवाब मिलेंगे आपको, बेफिक्र रहिए आप आराम से। उसके बाद एरिस्टोटल ने कहा कि प्लेटो से भिन्न इन्होंने बोला कि ये आगमनात्मक अध्ययन है, और पृथ्वी की आवृत्ति तथा पृथ्वी के कटबंधों का तथ्यपूर्ण और स्वाधारण वर्णन किया। अर्थात इन्होंने बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तथा पृथ्वी के कटबंधों का तथ्यपूर्ण अध्ययन करने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। थियोफ्रेस्टस ने कहा कि भूतल पर वनस्पतियों के भौगोलिक विवरण का तुलनात्मक वर्णन किया था, और दूसरा मुख्य कार्य वनस्पति भूगोल से था। आपसे ऑप्शन यही पूछेगा कि इनमें से किसका मुख्य कार्य वनस्पति भूगोल से संबंधित था, तो वो है कौन, थियोफ्रेस्टस। नाम बड़े कठिन है ग्रीक के, ध्यान रखना। उसके बाद
एरेटोस्थनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन पीजीटी में यही कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, 2021 में क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए उठा के। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? एरेटोस्थनीज। दूसरा, इन्होंने ही ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहली बार, ये ध्यान रखिए। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो एरेटोस्थनीज थे। उसके बाद इन्होंने वर्णन किसमें किया था? वो बुक थी ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका नामक पुस्तक थी, वो उन्होंने उसमें वर्णन किया था। दूसरा, इन्होंने ही 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है, मतलब अर्थात पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में इन्होंने भी व्याख्या की थी, लेकिन सबसे पहले किसने की थी वो आपको याद रखना है, पहले वाले, ठीक है। वैसे ही उसके बाद पृथ्वी की परिधि की गणना का प्रयास किया, अर्थात पृथ्वी के आकार और आकृति है, उसकी परिधि है, उसके बारे में वर्णन करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने ही विश्व का मानचित्र बनाया, जिसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दर्शाया। विश्व का मानचित्र बनाया जिसमें 7 अक्षांश रेखा व 7 देशांतर रेखा को दर्शाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज मैं सिर्फ आपकी यहां तक क्लास लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात याद रखना, वहां पे क्वेश्चंस 110% मिलेंगे और गारंटी के साथ पीजीटी 2022 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो। तो नेक्स्ट स्लाइड को बिल्कुल तैयार रहना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।